गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारे अराउंड अराउंड चैप्टर 3 के तीन लेक्चर हमने खत्म कर दिए। तीनों लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब हमारा चौथा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर में हम मेजरली क्या करने वाले, टोटल इसके अंदर चैप्टर 3 में टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चंस को इन 25 क्वेश्चन में से जो भी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने पढ़ा है, उसके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले। अब हमने कौन से दो कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक में? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। टोटल अप्रोच से। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्रेडिट पॉलिसी फ्रॉम इंक्रीमेंटल अप्रोच। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ये दोनों कॉन्सेप्ट के आज हम सारे के सारे सम खत्म कर डालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 फैक्टरिंग सर्विस का हम करेंगे। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है 2 मार्क्स के लिए, वो भी हम करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम लास्ट लेक्चर के लिए ही रखेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये एडवांस लेवल की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अरे रे, कट चैप्टर 3 पेस्ट। डन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन 3। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इंक्रीमेंटल अप्रोच से और टोटल अप्रोच से हम हमारा इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी देख लेते हैं। तो टोटल अप्रोच से हमारा जो इनकम स्टेटमेंट बनता है वो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्रेडिट सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बैड डेट और एडमिन कॉस्ट या फिर अदर कॉस्ट, वो सब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड बेनिफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ फंड बिफोर टैक्स, तो हमें मिल जाएगा नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 40%, उसके तब हमें मिलेगा नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। अगर एग्जाम के टाइम में कॉस्ट ऑफ फंड ऐसे कहा हो कि ये आफ्टर टैक्स है, तो ये टैक्स माइनस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ फंड माइनस होता है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था। ये वाला पोर्शन एक्सपेक्टेड बेनिफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स माइनस किया तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट आफ्टर टैक्स मिला। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स वाला माइनस किया तो हमें नेट बेनिफिट मिल गया। ठीक है, इंक्रीमेंटल अप्रोच में हमने क्या सीखा था? टोटल अप्रोच के हिसाब से हमें सम करना है पहले, बट हर एक जगह पे, मतलब कि सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बैड डेट, एडमिन कॉस्ट, उन सभी जगह हमें इंक्रीमेंटल निकालना है। इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल ऑफ फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल ऑफ बैड डेट, इंक्रीमेंटल ऑफ एडमिन कॉस्ट। जब जो इंक्रीमेंटल वाला पोर्शन है, ये 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 और ये, इनका हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा इंक्रीमेंटल एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीमेंटल वाला बात करना है, वो माइनस कर डालेंगे तो हमें मिल जाएगा इंक्रीमेंटल नेट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर डालेंगे तो हमें मिल जाएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये टोटल 2 कॉन्सेप्ट थे। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। A regular customer of company has approached to you for extension of a credit facility, okay, for a purchasing of a goods. On an analysis past performance and a basis of information supply, the following pattern of payment schedule emerge. क्या बोला है? एक रेगुलर कस्टमर है हमारा, उसने बोला है हमें हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटी है ना परचेसिंग वाला, उसका हमें एक एक्सटेंशन चाहिए, मतलब कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। पास्ट परफॉर्मेंस से हमें है ना नीचे पता चला है कि क्या पता चला, हम 30 दिन का कोई माल देते हैं तो वो 20% ऑफ द बिल का पेमेंट कर देता है।
60 डेज के अंदर एट द एंड ऑफ 60 डेज माल तो 30% ऑफ द बिल करता है। 19% डे के लिए हमने कोई माल दिया हो तो वो 30% ऑफ द बिल वो पेमेंट कर देता है। 100 डेज के लिए कोई माल उसको दिया हो उधार पे तो वो 18% ऑफ द बिल पेमेंट कर देता है। नॉन रिकवरी है 2% ऑफ द बिल की। इसका आप टोटल देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 360 70 80 19 20 डन। 18 to 20 90 20 100 आपका हो गया। कस्टमर wants to enter a firm commitment purchasing of a goods rupees 3 lakh in 2019। वो बंदा बोले मैं 30 लाख के गुड खरीद लूंगा। डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में मुझे इक्वल क्वांटिटी आप देते रहना। द प्रिंसिपल पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज रुपीज 300 ऑन विच प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। 300 रुपए का हमारा कमोडिटी है और हर कमोडिटी के ऊपर हम 10 रुपए का प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब 290 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द टेकिंग अप of this contract would mean an extra recurring expenditure rupees 10,000 per annum। अगर हम ये 300 रुपीज वाला माल बेचते हैं जिसमें 290 हमारी कॉस्ट लगेगी, उसके अलावा एक टोटल एनुअल एक्सपेंस निकलेगा, कितना निकलेगा 10,000 पर एनम से। डन। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 80% पर एनम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 80% पर एनम है। वुड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी रिकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर अज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365। ओके, इसका क्या करना है हम बाद में समझेंगे, पहले हमें हमारा स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। ये सब हमें हमारा टोटल अप्रोच के मेथड से हम करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। देन स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी पर्टिकुलर्स रुपीस। ओके, एग्जाम में कैसे ये सम गिनना है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हम कितना करेंगे, तो क्रेडिट सेल हम करेंगे 30 लाख रुपीस। पूरे साल में हम 30 लाख रुपए उसको क्रेडिट सेल करेंगे तो रुपीस 30 लाख। ओके, अब इसमें माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट 290 रुपीज पर यूनिट है। कहां गया, प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 300 ऑन विच प्रॉफिट रुपीज 10 पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस है, सेलिंग प्राइस है हमारा 300 रुपीज, प्रॉफिट है हमारा 10 रुपीज पर यूनिट, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा 290 रुपीज पर यूनिट। डन। तो यहां हम लिख सकते हैं 30 लाख डिवाइड बाय 300 इंटू 290। तो क्या हमें मिलेगा, 30 लाख डिवाइड बाय 300 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट हमें मिल जाएंगे, एंड इंटू 290 करूंगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट है तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डन। तो 30 लाख डिवाइड बाय 300 इंटू 290, ये आपका हो गया 29 लाख रुपीस। देन फिक्स कॉस्ट हमें कितना बोला है, 10,000 पर एनम। एक कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर, वो फिक्स कॉस्ट हमारा होगा 10,000 रुपए का, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 0.1 लाख। देन 10,000। ओके, टोटल कॉस्ट हमारा आ गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे बैड डेट। हमारा बैड डेट कितना है, तो जब आप पैटर्न देखोगे ना, आप ये पैटर्न देखोगे ना, तो लास्ट में एक चीज लिखिए, नॉन रिकवरी। ऊपर के हर चीज के पैसे हमें मिल जाते हैं 30 दिन के अंदर। अगर ये क्या कहना चाहता है मैं बता देता हूँ आपको एक और बार फिर से। 1 लाख रुपए का माल सेल किया है तो पहले 30 दिन के अंदर वो 20% बिल मतलब 20,000 रुपीज हमें पे कर देता है। बाद में 16 डे के अंदर वो दूसरे 30,000 हमें पे कर देगा, उसके 30% 30,000 1 लाख के, और यहाँ पे 80,000 100 डेज के 100 डेज जब खत्म होते हैं तब दूसरा 18,000 का हमें पेमेंट कर देता है, और जो 2,000 रुपए है वो हमारी बैड डेट होती है। ओके डन, इसका मतलब इतना ही है।
अभी नॉन रिकवरी का मीनिंग हो जाता है हमारा बैड डेट। ये पेमेंट ऑफ शेड्यूल क्या होता है वो भी बता दिया। नॉन रिकवरी को बोलते हैं बैड डेट। 2% है तो बैड डेट ले लेते हैं 2% ऑफ सेल। तो सेल है हमारा 30 लाख, उसका 2% हमारा हो जाएगा 0.6 लाख। तो हमें हमारा बैड डेट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एडमिन कोस्ट ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा? 29 माइनस 0.1 माइनस 0.6। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 30,000 0.3 लाख। देन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टैक्स की बात की है कि नहीं की है। तो 18% रिकमेंडेड, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी टैक्स का जिक्र नहीं किया है तो हमारा टैक्स आएगा नहीं। 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डे सबने ही बोल दिया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस, हमें माइनस क्या करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आपको फाइंड आउट करना है आपको कौन सा इजी लगता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट 1। सबसे पहले मैं आपका जो मॉड्यूल का तरीका है मैं वो बताऊंगा, उसके बाद में मेरा तरीका हम जो करते हैं वो बताऊंगा। वर्किंग नोट 1 बन रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन, हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 डेज। यहाँ हमें 360 डेज बोला है इनटू रेट, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ना हमें कलेक्शन पीरियड नहीं दिया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना हमें टुकड़ों में दिया है। पहला 20% बिल का एवरेज कलेक्शन होता है 30 दिन के अंदर। दूसरा 30% बिल का एवरेज कलेक्शन होता है 60 डे के अंदर अंदर। 30% ऑफ द बिल जो रहता है उसका होता है 90 डे के अंदर एवरेज कलेक्शन। और 18% बिल का जो रहता है वो 100 डेज के अंदर उसका एवरेज कलेक्शन रहता है। डन, इतना पता चला। आई होप आपको यहां तक पता चला कि ये क्या बोल रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे क्या है? मल्टीपल। इसको हम बोलेंगे मल्टीपल, मल्टीपल एवरेज कलेक्शन पीरियड। कि मल्टीपल एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा तब हमारा थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनने का वर्किंग बढ़ जाएगा। अब ये वर्किंग कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ। 20 30 30 18, 20%, 30%, 30% और 18%। जो 2% है हमारा ये तो बेड डेट है, मतलब इसके ऊपर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड का कोई भी कैलकुलेशन होगा नहीं। अब हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 30 60 90 100, 30 60 90 100, ठीक है। और ये टोटल हमारा होता है 98%। डन, यहां तक पता चला। हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितना होता है? अब यहां हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ये कितना होगा? तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हम देखेंगे तो वो है 29 लाख रुपीस और फिक्स कॉस्ट है हमारा 0.1 लाख रुपीस। तो 29 लाख वेरिएबल कॉस्ट और 0.1 लाख हमारा होगा फिक्स कॉस्ट। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 29.1 लाख रुपीस। राइट, यहां तक पता चला आपको। अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया, वो है 29.1 लाख रुपीस। टोटल कॉस्ट है मेरा 29.1 लाख रुपीस। 98% में क्यों लिखा है? एक मिनट, इसको है ना थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। वो 2% का भी हम यहाँ पे है ना एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, तो क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा और आसानी होगा। 2%, 2% क्या है? ये हमारा यहाँ पे हमें कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड है? 0 डेज। क्यों? क्योंकि इसका पैसा जिंदगी में कभी मिलने वाला है नहीं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, ओके। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का कभी भी टोटल नहीं होगा। टोटल कॉस्ट हमारा कितना है? 29.1 लाख जो हमने यहाँ पे ढूंढा है, तो वो हमने लिख दिया 29.1 लाख रुपीस। डन। अब 29.1 लाख रुपीस हमारा टोटल कॉस्ट है, उसका 20% पेमेंट, उसका 20% पेमेंट मुझे 30 दिन में मिल जाता है। मतलब 5,82,000 रुपए का पेमेंट मुझे 30 दिन के अंदर मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद 30%, 29.1 लाख इंटू 30%, 8.73, 8,73,000 का पेमेंट मुझे 60 डेज के अंदर अंदर मिल जाता है। बाद में 29.1 इंटू 30%, मैं क्या कर रहा हूँ, 29.1 लाख इंटू 30%, 29.1 लाख इंटू 30%, 90 डेज के अंदर अंदर मुझे 8.73 लाख मिल जाते हैं। ओके, ये है बिल परसेंटेज, जो कितना बिल कितने दिन में करते हैं। अभी तक क्या किया, 29.1 लाख उसका 20%, 5.82 लाख ये हमें 30 दिन में पेमेंट मिल जाता है। 29 लाख का 30%, 8.73 लाख जिसका पेमेंट हमें 60 डेज पे मिल जाता है। वैसे ही 90 डेज का, वैसे ही हम 18 डेज का ढूंढ लेते हैं। 29.1 लाख इंटू 18%, तो ये हमें यहाँ पे मिलता है 5.238 लाख, और लास्ट में हमें मिलेगा 29.1 इंटू 2%, 0.52 लाख। अब आप देखोगे आपका टोटल कॉस्ट है ना, यहाँ पे मैच हो जाएगा। रीजन क्या है, हमने पूरा जो बिल था 30 लाख का, उसको 20%, 30%, 30%, 80% और 2% में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। मतलब मेरा जो कॉस्ट का पोर्शन था वो मैंने अलग कर दिया एवरेज कलेक्शन के पीरियड के हिसाब से। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी मेरे पास है 30, 60, 90, 100, 00। रेट मेरा क्या है, तो रेट मेरा यूनिवर्सल है। रेट इज इक्वल टू, रेट है मेरा the per unit 300, would you recurring 10, the opportunity cost is 18%, रेट मेरा है 18%। ओके, या तो फिर यहीं लिख देते रेट इज इक्वल टू 18%, 18%, 18%, 18%, 18%, डन। रेट है हमारा यूनिवर्सल 80% है। अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढना है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैसे ढूंढूंगा, यहाँ मैं नीचे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। टोटल कॉस्ट है मेरा 5.82 लाख रुपीस, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड है मेरा 30 डेज, डिवाइड बाय सबने बोला है 360 डेज लेने, इनटू इनटू 80%। तो मुझे अपना पहला एवरेज कलेक्शन पीरियड मिलेगा 5.82 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 80%, वो मुझे मिलेगा 0.0873। वैसे ही दूसरे का मैं और एक करके दिखा देता हूँ, 0.0873। एक और मैं करके दिखा देता हूँ कि मेरा टोटल कॉस्ट अब कितना हो गया, 8.73 लाख, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरा 30% बिल के लिए 16 डेज, डिवाइड बाय 360 इंटू 18%। ओके, यहाँ का हो जाएगा 8.73 इंटू 60, 8.73 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 80%, ये हमारा हो जाएगा 0.2619। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2619। रेस्ट मैं ऐसे ही बाकी के दोनों का भी गिन लेता हूँ। 8.73 लाख इंटू 90 डिवाइड बाई 36, 360 इंटू 18%, ये हमारा हो जाएगा 0.39285। और लास्ट वाले का हमारा हो जाएगा 5.238 इंटू 100 डिवाइड बाई 360 इंटू 18%, ये हमारा हो जाएगा 0.2619। ओके, और लास्ट वाले का अगर हम करेंगे, ये हम बेड डेट का पोर्शन का, जब हम ये 2% है इसका करेंगे तो क्या होगा, 0.582 लाख इंटू 0 डिवाइड बाई 360 इंटू 18%, अल्टीमेटली इंटू मल्टीप्लाई को, जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो। ओके, बेड डेट ऑलवेज जीरो आना चाहिए, और यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, उसका कोई एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं होता है। अब इसका टोटल हम पूरी ही हमारी अपॉर्चुनिटी को जो हमने ढूंढी है ना, इसका हम टोटल कर देते 0.0873 प्लस 0.2619 प्लस 0.39285 प्लस 0.2619, तो ये हमारा होगा 1.001 ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा टोटल हो गया 1.00395। ओके, अब समझ लो, दो से 2.5 मिनट लगा इतना गिनने में। आपको एग्जाम पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक 2 से 2.5 मिनट एक टेबल बनाने के लिए दो, जो वर्किंग नोट का पार्ट है। ओके, अगर इसका कोई स्पेसिफिक मार्क्स होता ना पूरा टेबल का, तो मैं बोलता भाई बनाना, इसका कोई स्पेसिफिक मार्क्स है नहीं। ओके, तो मैं बताऊंगा इसका जो वर्जन होता है, छोटा वाला वर्जन कौन सा है। ये हो गया हमारा 0.3 लाख, ये हमारा हो गया 1.00395 लाख, 0.3 माइनस 1.00395, तो ये हमारा आंसर जो आएगा ना, अब माइनस में आएगा 0.70395, ये हमारा आएगा नेट बेनिफिट
नेट बेनिफिट तो क्या है, ये है हमारा नेट लॉस हो गया, नेट लॉस। ओके, अब आपको रिकमेंडेशन भी देना होगा। assume would you as the finance manager, आप वहां के फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, रिकमेंडेड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू बी द कस्टमर, ये हमें ग्रांट देनी चाहिए। तो लिखो द प्रपोज्ड पॉलिसी, द प्रपोज्ड पॉलिसी शुड नॉट बी, the proposed policy should not be adopted since the benefit या the net benefit under this policy are negative। मुझे इसमें हमारा जो नेट बेनिफिट मिल रहा है वो नेगेटिव वैल्यू कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट 1। ओके, तो ये एक मेथड थी ये चीज गिनने की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ अल्टरनेटिव टू। ये अल्टरनेटिव टू है ना, ऑलवेज याद रखना, ये आपको चुटकियों में सॉल्यूशन देगा, विद इन मिनट में आपको ये सॉल्यूशन दे देगा, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगी। ठीक है, ये पहले सिर्फ पेमेंट का पोर्शन में ऐसे ही ले रहा हूं, आपको वहां पे है ना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप भी मत लिखना, मैं सिर्फ है ना बार बार इस साइड उस साइड होना ना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढना है यहाँ पे। अब वो मैं कैसे ढूंढूंगा, अब वो ढूंढने के लिए मैं सीधा सीधा करता हूँ कि जो 30 डेज के बिल है वो मेरे 20%, मतलब कि उसका 20% पेमेंट मेरे को मिल जाता है, तो 30 डेज के अंदर मुझे 20% पेमेंट मिल रहा है, तो मोटा मोटी कलेक्शन पीरियड मेरा हो गया 6 डेज का, 30 × 20%। ओके, सिंपल लॉजिक। 60 डेज के बिल है वो मुझे 30 डेज के में मिल रहे, मतलब कि 18 दिन में मुझे ये एवरेज कलेक्शन इसका हुआ। वैसे ही 90 × 30, तो ये 27 डेज हुआ। ओके, और ये 18 दिन हुआ, और इसका नॉन रिकवरी है, मतलब 0 डेज, 0 × 2% इज इक्वल टू 0। तो ये आपका टोटल यहाँ पे कितना आएगा, 6 + 18 + 27 + 18, ये आपका आएगा 69 डेज। ओके, आप है ना वहां पे डायरेक्ट है ना क्या करना, ऐसे है ना पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे है ना एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 30 डेज इंटू 20% प्लस 60 डेज इंटू 30% प्लस 90 डेज इंटू 30% प्लस 100 × 18%, एंड देन इसका आंसर हमारा कितना है, 69 डेज। डन, ये हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल गया। अब देखते हैं ये हमने जो एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढा वो सच है कि या गलत है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज है इस केस के अंदर, इनटू रेट, रेट है हमारा 18%, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 29 लाख रुपीज, 29 लाख रुपीज प्लस फिक्स कॉस्ट है हमारा 0.10 लाख रुपीज, एवरेज कलेक्शन पीरियड है हमारा 69 डेज का डिवाइड बाय 360 डेज इंटू 18% का हमारा रेट है। करते 29.1 लाख इंटू 69 डिवाइड बाई 360 इंटू 18%, ये हमारा आ गया 1.00395। डन, आप देखो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो, और ये जो हमने ढूंढा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो, टू द मैच, पूरा का पूरा कंप्लीट मैच हो रहा है। अल्टरनेटिव टू एग्जाम के टाइम पे ये भी वैलिड है, ये एक आसान चीज है। ऊपर वाला है आईसीआई ने दिखाया, ये भी एक देखो इसमें 2 से 2.5 मिनट लगेंगे अल्टरनेटिव 1 के अंदर, अल्टरनेटिव 2 कितना लगेगा, ओनली 35 सेकेंड टू 40 सेकेंड आपको लगेगा अल्टरनेटिव 2 गिनने में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम बोलते हैं खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 अब दिखते हैं। क्वेश्चन 4 एक यूनिक समय फैक्टरिंग का तो नहीं बात की है ना, कंप्यूट क्वेश्चन 4 के अंदर फैक्टरिंग की बात नहीं की, आरटीपी में 20 का ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम अब देखते हैं। 1 मिनट में अपना है ना लैपटॉप सिर्फ चार्जिंग में लगा दूं।
यहाँ पे 1 2 3 4 करना है ये अभी के बाद के लिए, यूनिक सम के अंदर भी आता है मेरे हिसाब से तो। ओके, क्वेश्चन 4 गिन ही लेते हैं। क्वेश्चन 4, एक इसमें अराउंड अराउंड 5 के 5 इनकम स्टेटमेंट जैसे बनेगी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 5 to 6 अब वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, टीएम लिमिटेड है, टीएम लिमिटेड है, a manufacturer of color TV set is considering liberalization of existing credit terms toward three of their large customer A, B and C। तीन उसके कस्टमर है A, B, C है। The credit period and likely quantity TV set that will be sold to the customer additional other sales are as below। उसने हमें कितनी क्वांटिटी कितने क्रेडिट पीरियड पे वो सोल्ड करेगा वो हमें बता दी है। ठीक है, जब हम एक भी दिन की क्रेडिट पॉलिसी नहीं देंगे, मतलब कैश पेमेंट लेंगे, तब ए और बी हमसे 10,000 के टीवी खरीद रहे। 30 डेज की लेंगे तो ए और बी 10 और 15,000 के टीवी खरीद रहे। 16 डेज का हम क्रेडिट देंगे तो ए 10,000 खरीद रहा है, बी 20,000 खरीद रहा है और सी भी 10,000 खरीद रहा है। 90 डेज की पॉलिसी होगी तब ए 10,000 खरीद रहा है, बी 25,000 खरीद रहा है और सी 15,000 खरीद रहा है। द सेलिंग प्राइस पर टीवी इज रुपीज 15,000 पर मंथ। ओके, रुपीज इन लाख में हम ये पूरा सम करने वाले हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर टीवी की है 15,000 पर मंथ की। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन इज 50%। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा 15% है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी होगा 15% देन ऑफ द सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट कैरिंग रिसीवेबल एवरेज 20% पर एनम। ये जो है ना कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल, इसका मतलब है जो भी हमारे रेट है वो 20% है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड टू ईच कस्टमर। हमें गिनना है कि ईच कस्टमर को हम कितना क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, मतलब कि कौन से क्रेडिट पीरियड पे हम किसको कितना माल दे सकते हैं। ठीक है, अज्यूम 360 डेज इन द ईयर कैलकुलेशन पर्पस। 360 डेज हमें लेने हैं। अब सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं। अब जो हमारा ए नाम का बंदा है ना, वो क्या बोल रहा है कि आप मुझे जीरो डी का, मतलब कि आप मेरे से कैश पेमेंट ले लो, मैं 10,000 टीवी सेट खरीदूंगा। आप मुझे 30 दिन का भी पेमेंट दो, मैं 10,000 टीवी खरीदूंगा। 60 डेज भी दे दो तो अभी मैं 10,000 खरीदूंगा, 90 डेज भी दे दो तो अभी 10,000 खरीदूंगा। तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड, जो मैं हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस चीज में मेन है। आपको लगता है कि अगर कोई बंदा 10,000 टीवी खरीदा है तुरंत मेरे को पैसे दे रहा है तो मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं भाई रख, 30 दिन 60 दिन या 90 दिन बाद आना। नहीं करोगे ना ऐसा? क्या करोगे भाई? तू ला पैसा दे दे मेरे को, अब भी दे दे तू पैसा, बात के लिए नहीं रखना है। तो ये और ये और ये तीनों क्रेडिट पॉलिसी उसको देने से कोई मतलब है? तो मैं बोलूंगा नहीं। एज अ लेमन लैंग्वेज भी आप समझो कि कोई बंदा 30 दिन के बाद पैसे देने वाला है तब भी उतना माल खरीदेगा, 60 दिन के बाद पैसे देने वाला है तब भी उतना माल खरीदेगा, और 90 दिन बाद भी देने वाला है तो भी उतना माल खरीदेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, तेरे को हम क्रेडिट पॉलिसी देंगे 0 डेज की। मतलब यहाँ पे ये और ये इनकम स्टेटमेंट हमारा गिनने का नहीं आएगा। ओके, बंदा बी है, बंदा बी क्या बोलता है, 0 डेज दोगे तो 10,000 रुपए का माल खरीदूंगा, 30 दिन बढ़ा दोगे और तो मैं 15,000 का माल खरीदूंगा, और 30 दिन बढ़ा दोगे मतलब कि 60 दिन कर दोगे तो मैं 20,000 का माल खरीदूंगा, और 30 दिन एक्स्ट्रा करके 90 डेज मेरा क्रेडिट करोगे तो मैं 25,000 का माल खरीद सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड सी, सी बोले मेरे को माल ही नहीं खरीदना है, मुझे तो क्रेडिट चाहिए, 30 दिन की मैं क्रेडिट देता हूँ। नहीं, 30 दिन तो बहुत कम है यार, 60 दिन की दे देता हूँ क्रेडिट। 60 दिन की दे रहे तो मैं 10,000 का माल तेरे पास से खरीदूंगा। 90 दिन का माल दे रहा है तो मैं 15,000 तेरे पास से खरीदूंगा। ओके, तो ए का तो कोई क्रेडिट रेवोल्यूशन बनेगा ही नहीं। क्यों? 10,000 उठाओ, 10,000 टीवी दे दो उसको और उसका पेमेंट तुरंत ही ले लो, तो इसके लिए तो क्रेडिट पॉलिसी नहीं बनेगा। हाँ, बी के केस में हमें बनाना पड़ेगा, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए। अब 0 डेज के लिए क्यों बना रहे? हो सकता है कि हमारा नेट बेनिफिट जब हम 0 डेज दे रहे हो तब एक्सिस हो, मतलब कि 30 60 और 90 से ज्यादा हो सकता है। ओके, ये एक असम्पशन है। अब ये असम्पशन तो आप वहां लिख नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 डेज से पूरा गिनना पड़ेगा। और सी मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और टोटल 6 पॉलिसीज बनेगी। ओके, अगर ये आरटीपी में 20 में आया है, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा ना आपको तो अराउंड अराउंड 10 मार्क्स का आप पकड़ के चलना, ये पूछेंगे ही। ठीक है,
ठीक है? ऐसा करो। मैं सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से बनाऊँगा, आप पूरा स्टेटमेंट बनाना, मैं बता रहा हूँ कैसे पूरा स्टेटमेंट इसका बनेगा। डन? डन? टोटल 6 स्टेटमेंट बनाए थे, हमने आज 6 स्टेटमेंट की जगह कर दी। ये पूरा कॉलम हमने ए के लिए बी के लिए रखा है ये पूरा कॉलम, और ये पूरा कॉलम हमने सी के लिए रखा है। डन? यहाँ पे हमारा आएगा पर्टिकुलर्स। ए के लिए 0, 0, 30, 60 एंड 19 एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा होगा। यहाँ पे हमारा होगा 60 और 90 डेज। डन? ठीक है? ये हमारा है पर्टिकुलर्स, और ये वाला पोर्शन हमारा पूरा है क्रेडिट पीरियड, हमने लिखा है यहाँ पे क्रेडिट पीरियड। ओके? एवरेज कलेक्शन पीरियड लास्ट लेक्चर में देखा था, एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमने क्या जफामारी की थी। ठीक है? तो वो यहाँ पे सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले यूनिट्स, तो रुपीस हम यहाँ इन लैक्स में लिखेंगे सारे के सारे। रुपीस इन लैक्स, ऊपर लिख देना स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। डन? यूनिट्स हमारे कितने हैं? 10, 15, 20, 25, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, और लास्ट में है 20,000 और 25,000। ठीक है? डन? सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है, सेलिंग प्राइस है 0.15, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज इन लैख लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 0.50 फॉर ईच वन। 0.50, 0.50, 0.50, 0.50। डन? तो ये सेलिंग प्राइस का मैटर क्लोज हो गया। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन इज 50%, वेरिएबल कॉस्ट हमारा होगा 15%। तो वेरिएबल कॉस्ट चलो रहने दो, अब हम डायरेक्ट हमारा सम स्टार्ट करते। क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पे होगा 0.15 इंटू 10,000, 10,000 यूनिट, 15,000 का एक टीवी, डिवाइड बाय 1 लाख। ओहो, उसके बाद भी यहाँ पे 1,500 आ रहे। क्रेडिट सेल है 1,500, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15,000 इंटू 0.15, तो हमारा यहाँ क्रेडिट सेल हो जाएगा 2250। 20,000 इंटू 0.15, यहाँ पे हमारा सेल हो जाएगा क्रेडिट सेल 3,000 रुपीज लाख। 25,000 इंटू 15, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3750, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3,000, और यहाँ पे हो जाएगा 3750 टोटल क्रेडिट सेल। ओके? 25,000 इंटू 0.15, 3750, 2,000, 20,000 इंटू 0.15, ओके 3,000। अब मैं यहाँ से माइनस करूंगा सबसे पहले वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट क्या है? 50% ऑफ सेल, तो 1,500 का आधा 750, 2,250 का आधा
2250 डिवाइड बाय 2, 1125। 3000 का आधा 1500 और 3750 का आधा 1875। यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 1875। ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया। बैड डेट की बात कहीं पे की है, देख लेते हैं एक बार सम के अंदर। बैड डेट के लिए कुछ बोला नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन का भी पार्ट हमारा हो गया है। द कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल एवरेज 20%। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैड डेट जैसा कुछ लग नहीं रहा है, मतलब यही हमारा होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना होगा? 750, 1125, 1500, 1875, 1875, 1500, 1875। ओके, अब हमें सिर्फ इसमें से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट 1 बना देंगे। तो वर्किंग नोट 1, थोड़ा और नीचे, वर्किंग नोट 1 को हम सबसे पहले लिख देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर्स इनटू रेट। ओके, लास्ट लेक्चर में ये बोला था क्रेडिट पीरियड दिया हो तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारा सेल्स होगा उसको हम क्रेडिट पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, डन, डिवाइड बाय 360 डेज, 360 डेज डिवाइड बाय 360 डेज इनटू रेट, जो भी हमारा रेट होगा। ठीक है, एवरेज डेटर्स में क्या करना है? जो भी हमारा सेल्स था उसको क्रेडिट पीरियड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या मिलेगा? सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड। जब अब 30 लाख का हमारा सेल होगा, यहाँ हमारा सेल कितने का है? 750 का सेल है इंटू 30, तो ये पूरा सेल हुआ, जिसको हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑन एन एवरेज सेल मिल जाएगा, और इसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे बी के लिए इतना भाग हम छोड़ देते हैं और ये सी के लिए इतना भाग छोड़ देते हैं, बी सी। ठीक है, यहाँ पे हम डेज लिख देते हैं 0, 30, 60 और 90। ओके, फर्स्ट केस में हमारा सेल कितना है? तो फर्स्ट केस में हमारा सेल है, अब सिर्फ पहले हम पूरा का पूरा बी का पोर्शन देखेंगे, बाद में सी का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल में हमारा क्रेडिट सेल है 1500 रुपए। ठीक है, तो 1500 रुपए का क्रेडिट सेल, क्रेडिट पीरियड कितना है? 0, डिवाइड बाय टोटल डेज कितने? 360 इंटू रेट हमारा कितना है? रेट कितना दिया है इन लोगों ने? 20% इंटू 20%, तो हमारा बी का हो जाएगा 0। सेकेंड केस में हमारा जब हमारा पीरियड 30 होता है तब हमारा क्रेडिट सेल होता है 2250, तो 2250 इंटू 30 डेज है हमारे पास, डिवाइड बाय 360, तो मुझे एवरेज सेल, एवरेज डेटर्स का कॉस्ट मिल जाएगा, जो मैं रखता हूँ 2250 इंटू 30 डिवाइड बाय 360 इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 37.5। ओके, आप सी और डी। ओके, जब भी एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया हो तब हम क्या लेते हैं? कॉस्ट की जगह हम टोटल सेल लेते हैं इंटू क्रेडिट पीरियड लेते हैं, डिवाइड बाय जो भी वहां पे बोला हो, 360 डेज, 52 वीक्स, 12 मंथ्स इंटू रेट। ओके, 60 डेज होता है तब हमारा, 60 डेज होगा तब हमारा टोटल सेल होता है 3000 रुपीज का, 3000 लैक्स का। 3000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 3000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, 50। और जब हमारा 90 दिन का होगा तब हमारा होगा 3750, 3750 इंटू 90, अरे रे, यहाँ पे 16 डेज है हमारा, 3000 इंटू 16 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 100। 3750 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 187.5। ठीक है, ये हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढ ली है। चैप्टर 3 प्रैक्टिकल। अब
हमने जो ये पूरी मेहनत की है ना, ये गलत मेहनत की है। क्यों गलत की है मेहनत, मैं बताता हूँ। जो आप सम देखोगे ना, तो सम के अंदर एक मस्त चीज़ लिखी है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल एवरेज 20%, मतलब जो रिसीवेबल है उसकी कॉस्ट का 20%। इसका मीनिंग ये होता है, रिसीवेबल की जो कॉस्ट आएगी उसका 20% हमें गिनना है। और हमने क्या किया, हमने रिसीवेबल का ही डायरेक्ट 20% गिन दिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रिसीवेबल से उसका ही 20% कर दिया, तो ये हमारा हो गया था गलत। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो हमें कॉस्ट पे लेके जाना है। अब आप बोले क्वेश्चन 11 में हमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो क्वेश्चन 11 में पढ़वाता हूँ आपको। क्वेश्चन 11 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 11 में लिखा है एडिशनल फंड राइजिंग कॉस्ट। सिर्फ एडिशनल फंड की ही हम लिए। क्वेश्चन 11 कहाँ गया हमारा, 24। हम्म, वहां पे एडिशनल कॉस्ट, जो हमारा एडिशनल फंड था ना, एडिशनल फंड राइजिंग कॉस्ट, उसके ही ऊपर हमें गिनना था। तो हमने वैसे ही उसी मॉडल से गिना है। हमने क्या किया, हमने पहले 0.67 लाख लिया, और हमने एडिशनल अलग से निकाला जो इंक्रीमेंटल था 0.38 लाख। ठीक है, 0.38 लाख। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पूरे के पूरे अलग है। एक में यूनिक सीरीज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एक यूनिक क्वेश्चन की सीरीज मेरी इच्छा है मैं लेके आऊँ, जहाँ पे जो सम यूनिक्स है, जिसमें ऐसी छोटी मोटी चीजें देखनी पड़ेगी, वहां पे मैं वो सारे के सारे सम मैं आपको गिनाऊंगा। एफ एम, क्विक क्रिएट, यूनिक क्वेश्चन। देखो, ये हम ले रहे हैं अभी। बोल रहा हूँ आपको कि करेंगे, मेरे पास टाइम होगा, हम सारे यूनिक फिर से देखेंगे। अभी चैप्टर 1 के अंदर तो आपको कोई यूनिक लगता हो तो आप डाल देना। चैप्टर 2, चैप्टर 2 में 1 से 2 क्वेश्चन है, जो वो अपना रेट ऑफ डेथ था, वो भी हम देख लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जहाँ पे मुझे सबसे पहला यूनिक क्वेश्चन कौन सा लगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये हमारे यूनिक सीरीज के अंदर कवर हो जाएंगे। तब आपको मैं और डिटेल में समझा दूंगा मेरा ये एडिशनल फंड कैसे हमने किया था। ठीक है, अभी हम फिर से हमारे क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। यूनिक क्वेश्चन का सीरीज आपको एक या ये 2 क्वेश्चन का है ना यूनिक सीरीज। हाँ, मतलब कि दिसंबर से पहले पहले है ना, 1 दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से हम यूनिक क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमने जितने भी चैप्टर किए होंगे उसके वीकली बेसिस पे आपको यूनिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फर्स्ट फायदा ये होगा, जो Jan 26 अपना अटेम्प्ट लिख रहे हैं उनको ये यूनिक क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमें सिर्फ कोस्ट लेनी है। अब कोस्ट लेनी है तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा और चेंज होगा। इसके पूरे मल्टीप्लाई हम करेंगे। कोस्ट कितनी है हमारी, 50% ऑफ वेरिएबल कोस्ट। इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा 50% ऑफ वेरिएबल कोस्ट, तो ही तो हमें कोस्ट मिलेगी। क्योंकि सम के अंदर क्या बोला है, कोस्ट ऑफ, कोस्ट का हम 20% देने वाले हैं, हम कोस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल का हम 20% देंगे। ठीक है, 0। जब 0 डेज था तब हमारा टोटल क्रेडिट सेल था 1500 का। ठीक है, इंटू 0 डेज डिवाइड बाई 360 डेज इंटू कैरिंग कोस्ट, हमारा रेट कितना है, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15%, तो हमें हमारा कोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कोस्ट हमारा 15% था, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल कोस्ट वीसीआर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है, वेरिएबल कोस्ट ऑफ इंटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाई 360 डेज, बट मुझे ये अप्रोच बहुत बेटर लगता है। ठीक है, इंटू रेट, रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 20%, तो फर्स्ट में हो जाएगा 0। सेकेंड में 50% ऑफ वेरिएबल कोस्ट इंटू 2250 हमारा क्रेडिट सेल है, 2250 हमारा क्रेडिट सेल है, 50% इंटू 2250 हमारा क्रेडिट सेल है, 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%। 2250
2250 इंटू 30 डिवाइड बाई 360। ये सब करवाने का मेरा एक ही रीजन है, जब आप सम गिनोगे ना तब आपको याद आएगा कि ऐसा कुछ किया था, इसलिए मैंने है ना वो पूरा का पूरा पार्ट फिर से गिना। ठीक है, अब क्या आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने अगर मेरे साथ गिना हो तो वह चौकड़ी मारना। ठीक है, इसका आ जाएगा 18.75। यहाँ पे 60 डेज के लिए 50%, टू टू 3000, 50%, 3000 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%। तो ये हमारा आ जाएगा 3000 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 50% इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, 50% इंटू 3750, 3750 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 50 इंटू 20% रेट। ठीक है, 3750 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 50% इंटू 20%, 93.75। तो ये हमें ऑप्शन बी के अंदर के सब मिलकर 0, 8.75, 0, 18.75 लाख, बाद में 50 लाख, 93.75। डन। वैसे ही सी के ढूंढेंगे। सी में 0 डेज और 30 डेज में कुछ नहीं था तो डैश, 60 डेज में था 3000 और 3750। तो अगर आप 60 और 90 डेज में जो बी में आया है वही लिख दोगे तो वही आंसर आएगा 50, 93.75। क्या आपको ऐसा लगता है? हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। ये हमारा है 10,000 और ये है हमारा 15,000। तो ये सब हमारा अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1500 और यहाँ पे हो जाएगा 2250। ये हमारा हो जाएगा 750। ये हमारा हो जाएगा 1125। ये हमारा हो जाएगा 750। ये हो जाएगा 1125। कुछ नहीं किया है यहाँ। 60 और 90 डेज में आप देखोगे ना तो 10,000 और 15,000 का सेल किया था हमने, गलती से 20,000 और 25,000 ले लिया है। ठीक है, अब सी के लिए जब हम गिनेंगे तब 50%, सब कुछ सेम 50% इंटू उसने सेल कितना किया है, 1500 का सेल किया है, इंटू 60 डे डिवाइड बाई 360 इंटू 20%। तो ये हम करेंगे जब 1500 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 50% इंटू 20%, 1500 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 50% इंटू 20%। ये हमारा हो जाएगा 25 लाख। डन। और उसके बाद हमारा होगा इसका कैलकुलेशन। 50% ऑफ सेल हमारा कितना था, टोटल टोटल सेल था हमारा 2250। 2250 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 20% से। तो ये हमारा हो जाएगा 2250 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 50% इंटू 20%, 56.25। ओके, ये 50% हमने क्यों लिया, मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल। हमें रिसीवेबल की कॉस्ट लेनी है और कॉस्ट कितनी थी, 50% ऑफ टोटल सेल। 25 माइनस 25, 56.25। ओके, अब हमें मिल जाएगा नेट बेनिफिट 750, यहाँ पे 750। नेक्स्ट में हमें मिलेगा 11,1125 माइनस 8.75, 1106.25। डन। उसके बाद हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे बैड डेट या ऐसा कोई पंगा है नहीं, तो यहाँ पे मुझे लगता है वहां से सबसे हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट वाला क्रेडिट पीरियड होगा ना उसी का ही आएगा। 1875 माइनस 93.75, 71781.25, 750 माइनस 25। तो ये हमारा हो जाएगा 725, 1125 माइनस 56.25, ये हमारा हो जाएगा 1068.75। अब हमें रिकमेंडेशन देना होगा, तो ध्यान रखना ये जो लाइन है ना आपकी,
ये दोनों अलग-अलग कस्टमर है, ये कस्टमर बी है और ये कस्टमर सी है। तो जब भी आप रैंक दो ना, तो रैंक ऑलवेज़ कस्टमर वाइज़ होगी, तो बी की रैंक देते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, डन। और सी की हम रैंक देंगे, तो ये सबसे हाईएस्ट 1 और ये सेकंड हाईएस्ट 2, डन। अब आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन देनी है, तो रिकमेंडेशन में क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन ओवर अ कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, ऐसा लिख दो, हाईएस्ट बेनिफिट अवेल, हाईएस्ट बेनिफिट अवेल इन A and in B and C customer in 19 days, in the 19 days credit policy, 19 days credit policy, डन। तो ये रिकमेंडेशन भी आपका हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे हमने 50% क्यों लिखा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। 50% ये मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूनिक सीरीज का क्वेश्चन ना देखो तो आपको पता चल जाए। कोस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल एवरेज 20% पर एनम, यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्या लेना है, कोस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल का कोस्ट लेना है, डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। ऐसे हमने एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 12 भी हमने किया है, एंड देन एक और क्वेश्चन हमने किया है मॉड्यूल से, तो आप ये होमवर्क ही ले लो यार। यहाँ क्या करना है, 45 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड है, वो इंक्रीज हो जाएगा 15 डेज से, तो 45 प्लस 15 ये हमारा हो जाएगा 60 डेज, ये हमारा हो जाएगा 6, 3, 95 डेज, अरे 3, 75 डेज। इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले था 45, 45 प्लस 15 हो जाएगा, 45 प्लस 30 हो जाएगा, 45 प्लस 45 हो जाएगा, और 45 प्लस 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डेज, और लास्ट में हो जाएगा 45 प्लस 70, ये हमारा हो जाएगा 115 डेज। ओके, वैसे ही हमारा सेल का पोर्शन आएगा। सेल कितना है हमारा ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज हमारा सेल होता है 9 लाख का, बट हम नई पॉलिसी जब अडॉप्ट करेंगे तब ये सेल बढ़ के 9.6 लाख हो जाएगा, ये 9.9 लाख हो जाएगा, ये 10.5 लाख हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2.1 प्लस 9 प्लस 9 11.1 लाख। आप एक बार है ना कैलकुलेशन करके देख लेना। ये आपको बेड डेट दे दिया है, इजी पीजी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 3 रुपए दिया है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.25 दिया है, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट यूनिट आर ₹2 दिया है। ओके, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 2.25, वेरिएबल कॉस्ट है 0.25, तो जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपका होगा 0.25। एक मिनट, ये 2 है, आपका एडिशनल कॉस्ट होगा 0.25। आप सेल करते हो 9 लाख रुपए पूरे साल में, और इसका सेलिंग प्राइस है 3 रुपए, तो 9 लाख डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 लाख यूनिट है आपके पास, 3 लाख यूनिट। अब आप क्या करोगे, ये 3 लाख यूनिट को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 3 लाख इंटू 0.25, अराउंड 0.75,000 आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार क्रॉस रेफरेंस कर लेना, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6 हमने गिन लिया है, 7 हमने गिन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने गिन लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 गिन लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 हाँ यूनिक सीरीज में देख लेंगे इसका एडिशनल फंड राइजिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 12 अपना फैक्टरिंग का है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो ही गया है। ठीक है, आपको होमवर्क में शायद तक दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 ये होमवर्क में ले लेना, मैं ये बता देता हूँ। रेगुलर कस्टमर है, ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है। रेगुलर कस्टमर है, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी जाता है, सब कुछ सेम, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी जाता है, उसका पेमेंट दे दिया है, तो 30 × 20 6 डेज, 60 × 30 18 डेज, 90 × 30%, ये हमारे हो गए 27 डेज, ये हो गए 18 डेज, ये तो 0 डे हो जाएंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है पूरा बेड डेट का है। 6 + 18 + 27 + 18 टोटल 69 डेज हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, द कस्टमर वांट्स टू एंटर द फर्म इन द कमिटमेंट ऑफ द, वो
40 लाख का, लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक सो 20 लाख का ले रहे थे। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैं 40 लाख का गुड्स लूंगा, डिलीवर टू बी मेल इक्वल क्वांटिटी फर्स्ट डे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमें टोटल स्टेटमेंट गिनना है, मतलब हमारा 40 लाख का ही है। 400 रुपए की कमोडिटी है, प्रॉफिट 20 रुपए का है, तो 400 माइनस 20, 380 हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। Okay, it is anticipated that taking up to contract would mean extra recurring expenditure rupees 20,000 per month। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 20,000। तो आपका क्या होगा, 40 लाख इंटू 400 इंटू 380 प्लस 0.20, 30 टोटल कॉस्ट आपका यहाँ पे आएगा 38.2 लाख अराउंड अराउंड। ओके, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 80% ऑफ द कंपनी, फाइनेंस द मैनेजर। ओके, इजी पीजी है। वो हमने जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, उसी का ही कॉपी पेस्ट है, सिर्फ अमाउंट यहाँ पे ये 40 लाख कर दिया है, 10 का 20 कर दिया है, और आई थिंक सो ये 100 था नहीं, ये 400 का 400 है, और ये ₹20 ये डबल कर दिया है शायद तक। ठीक है, ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। Should the company change the credit that the company consider only okay variable cost calculating the average cost on the fund blocked in the receivables? Done. Okay, डन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। टाइमिंग देख लेते हो, लेक्चर हो गया है अराउंड अराउंड एक घंटे का, एक 5 मिनट का अपने ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे।
ओके। आह, अभी आधा पार्ट है ना हमारा म्यूट होके रिकॉर्ड हुआ था, तो उतना पार्ट डिलीट कर दिया है। अब कंटिन्यू करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गुरुनाथ लिमिटेड दे दिए, उसकी पूरी की पूरी हमें एक सेकेंड, उसकी पूरी की पूरी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे दी है। बैलेंस शीट कुछ चीजें गिनने के लिए हमें यहाँ दी है, तो हम बैलेंस शीट का यूज बाद में करेंगे। क्या दिया? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी दे दी है, नॉन करंट असेट और करंट असेट, इतनी चीजें दी है। क्या बोला है कि एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म हमारी थी 1/10 नेट 45 डेज, ओके, और एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा था 30 डेज का, और करंट में हमारे बेड डेट थे 1.5%। सेल बढ़ाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए क्या लिखा है? एक्सेलरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो टू इंक्रीज द सेल, द कंपनी इज कंटेम्परेरी लिबरलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स टू 2/10 नेट 45 डेज। मतलब कि अगर इन लोगों ने अपना सेल बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी 1/10 नेट 45 डेज की थी वो कर दी नेट 2/10 नेट 45 डेज की। इससे क्या होता है? सेल्स जो हुए, सेल्स जो है हमारा लाइकली टू इंक्रीज 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होगा उसका 1/3 इंक्रीज होगा, ओके। बेड डेट इंक्रीज हो जाएंगे 2% से, ओके। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा हो जाएगा डिक्लाइन टू 30 डेज, ओके, डिक्लाइन टू 20 डेज। हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन होके 20 डेज का हो जाएगा। क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय द कंज्यूमर, क्रेडिट पीरियड हम कंज्यूमर को कितना अलाउ करते हैं? हमें 60 डेज का। अब सप्लायर मतलब क्या होता है? सप्लायर मतलब जिसके पास से हमने परचेज किया हो। हमारे जो क्रेडिटर्स है वो क्या बोल रहे हैं, भाई तू एक अच्छा काम कर रहा है, एक नेक काम कर रहा है, तू 2% डिस्काउंट दे रहा है, तू 1% एडिशनल दे रहा है, तो सप्लायर क्या बोल रहा है, भाई तू 60 डेज का क्रेडिट ले ले। ऐसा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हमने सम किया था ना, वहां पे हम एडिशनल फंड लेके आ रहे थे ना, उसके लिए वो 15 दिन का हमें सेल 15 दिन का हमें वक्त दे रहा था। ये ऑन एन एवरेज, मतलब कि ये जो क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय द सप्लायर है ना 60 डे, ये क्या है? ये एक ही चीज है। आप 1 रुपए का माल लो या 1 करोड़ का माल लो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी आपकी है या पुरानी पॉलिसी है, सप्लायर आपको बोलता है भाई तू आज मेरे से माल ले जा, 60 डेज के बाद मेरे को पैसे दे देना, मतलब कि 60 डेज का वो उधार देता है हमें। अब हमने उसमें गिना था एडिशनल कॉस्ट का, हमने पोर्शन करके उस पे 80% या 20% लिखा के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिना था। वैसे ही हम ये पूरा सम गिनेंगे, ठीक है। मैं इसको यूनिक क्वेश्चन में डाल देता हूँ, अगर वो सम में नंबर नहीं ढूंढना है मुझे, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यूनिक सम के अंदर चला जाएगा। यूनिक सम आप अपने लिए भी डिजाइन करो तो 3 से 4 ऐसे यूनिक सम डिजाइन करके ही रखना, जो एग्जाम के एक दिन पहले आप फटाफट देख पाओ, ठीक है। तो सप्लायर क्या बोल रहे हैं, तू कभी भी मान ले जा, 60 डेज के बाद मेरे को पेमेंट कर देना। जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर पेड 2 मंथ इन अरियर्स। जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 2 मंथ्स का अरियर पे पेमेंट होता है। मतलब जो हमारा क्रेडिट पीरियड है ना, हमारा क्रेडिटर का, वो 16 डेज का है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हम पेमेंट करते हैं वो 2 महीने अरियर पर पेमेंट करते हैं, मतलब कि 2 मंथ पहले से हम पेमेंट कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 मंथ, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हम हमारा 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करते हैं, अरियर्स लिखा है मतलब 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करते हैं। अब 2 मंथ्स को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 डेज ऑन एन एवरेज, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 30 डेज इन अ मंथ बोला है, तो 2 मंथ्स को मैं 16 डेज लिख सकता हूँ, क्रेडिटर्स भी 16 डेज पे, तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस है उसके अंदर दो चीजें हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो भी हम सप्लायर के पास से परचेज कर रहे हैं वो, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओनली, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी हमारा वो पूरा का पूरा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15%, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 50% है, यहाँ पे कोई भी ऐसा उन लोगों ने नहीं बोला है कि डेटर्स की कॉस्ट की लेके आओ, या वो लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 80% है, मतलब कॉस्ट के साथ हमें 80% मल्टीप्लाई करने हैं। 50% एंड 80% कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट, वो लोग अवेल करते हैं कैश डिस्काउंट अंडर एग्जिस्टिंग एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर 50% लोग कैश डिस्काउंट अवेल करते थे,
और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर 80% लोग हमारा कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं। The tax rate is 30%. टैक्स रेट हमारा है 30%. The company consider only the relative of a relevant or a variable cost for calculating the opportunity cost. इन लोगों ने भी यहाँ पे बोल दिया है कि कंपनी कंसीडर करेगी only variable cost for calculating opportunity cost on the fund blocked in the receivables. Okay, assume 360 days in a year and 30 days in a month. 360 days एक साल के अंदर है और 30 दिन के अंदर एक महीना होता है. Then should the company change its credit terms? Okay, एक एक करके स्टार्ट करते. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18. सबसे पहले आप देखोगे ना, सेल के लिए कहीं पे भी जानकारी नहीं दी, बैलेंस शीट में तो नहीं दी. अगर कोई रेशियो दिया होता एसेट टर्नओवर का तो हम सेल निकाल लेते. अगर पूरे सब में कहीं जानकारी नहीं दी ना, तो एफएम का कॉन्सेप्ट कहता है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक असम्पशन ले लो. सेल को हम अज्यूम कर लेंगे ₹1,00,000 पर मंथ. ब्रैकेट में लिख दो 30 days इज इक्वल टू 1 मंथ. देन हमने सेल एक अजम्पशन ले लिया कि सेल हमारा 1,00,000 रुपए पर महीने हो रहा है. ठीक है, आप 1,00,000 पूरे साल का भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बट ये मैं 1,00,000 पर मंथ क्यों ले रहा हूँ? जो आपका ये पोर्शन है एमटीपी या आरटीपी, एमटीपी के इस पोर्शन में उन लोगों ने 1,00,000 रुपीज पर मंथ लिए, तो मैं अलाइन रहना चाहता हूँ आपके एमटीपी के साथ. ठीक है, अब सबसे पहले है ना, सेल तो मुझे पता चल गया. चलो अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है. वेरिएबल कॉस्ट के लिए इन लोगों ने क्या बोला है? Credit period allowed by the creditor 16 days and operating expenses are paid in a 60 days. Okay. Total variable expense of the company constitute purchase of a stock in trade and operating expense only. ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो हमें इसके लिए है ना बैलेंस शीट दी है. बैलेंस शीट क्यों दी है समझते. बैलेंस शीट के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज. अब करंट लाइबिलिटीज जो होती है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है. यहाँ पे जो भी बैलेंस हमें दिया है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है. राइट. अब याद करो ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलता है. शेयर शेयर होल्डर फंड का पता है आपको. शेयर होल्डर इक्विटी शेयर फंड का वैसा ही रहता है. रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल पर से आता है. नॉन करंट लाइबिलिटी 10% डेट, जो हमारा डेट का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा ना, डेट पेमेंट का स्टेटमेंट, उसके साथ मैच होता होगा क्लोजिंग बैलेंस. नॉन करंट असेट, इसके ऊपर माइनस डेप लगता होगा और एडिशनल आया होगा उसको ऐड करते हुए. डेप के नॉन करंट एसेट के अंदर क्या होगा? डेप्रिसिएशन लेस होता होगा और एडिशनल असेट ऐड होता होगा. देन ये चीज होता है नॉन करंट एसेट में. करंट एसेट में क्या होता है? करंट एसेट में इन लोगों ने बोल दिया ये हमारे टोटल ट्रेड रिसीवेबल से. ओके, हमने अजम्पशन नहीं लिया है, ये यहां से हम लेके आए 1,00,000. ओके, मैं बताता हूँ. मैंने अजम्पशन जो लिया वो गलत है. एक्चुअली मैं पढ़ा पर हमने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने अजम्पशन ले लिया. मैं बताता हूँ कैसे आया. आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 30 डेज का है. तो ये वाला पार्ट यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं. अब उसने क्या बोला है? करंट असेट हमारा है वो ट्रेड रिसीवेबल पर चलता है. ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 रुपीज है. अब ये जो है ना, इसका मीनिंग क्या होगा? उससे पहले इसका मीनिंग क्या होगा हमने वो समझा था. एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज. इसका मतलब क्या होता है? हमारे जो डेटर्स है वो ईच एंड एवरी 30 डेज पे पेमेंट करते हैं. 30 डेज में पेमेंट होता है डेटर्स का. राइट. डेटर्स का पेमेंट 30 डेज के अंदर होता है. अब करंट एसेट क्या बोलना चाहता है? करंट एसेट बोलना चाहता है 1,00,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस बचे. अब ये 1,00,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस कितने दिनों का बचा होगा? ये होगा आपका 30 डेज का. क्यों? इसके पहले जो 30 डेज होंगे आपके, उसका तो आपको पेमेंट रिसीव हो चुका होगा, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का है. समझो, आप ये एक चीज समझो. 12,00,000 रुपए का पूरे साल का सेल होगा. 1 2 3 4 5. ओके. अब हर मंथ 1,00,000 का सेल हो रहा है. 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000. जगह कम पड़ेगी. अपना फिजिकल ईयर क्या है? मार्च है ना. तो अपने लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अब हर महीने हमारा 1,00,000 का सेल हो रहा है. समझो आप, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
1 लाख, 1 लाख। अब मैं बताता हूँ आपको, 30 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है। आप समझो 1 अप्रैल के दिन आपका 1 लाख का सेल हुआ होगा। ये सेल डेट है और ये पेमेंट रिसीव। पेमेंट रिसीव जो होता है वो 30 डेज के बाद होता है। अब ये 30 डेज कब आएंगे? 1 अप्रैल का 30 डे कब होगा? 1 मई। 1 मई को ये 1 लाख रुपए रिसीव हो गए, राइट? मतलब कि 1 महीने के बाद हमें ये 1 लाख रुपए अप्रैल के रिसीव हो जाएंगे। वैसे ही मई के कब होगे? जून में रिसीव, जून के जुलाई में, जुलाई के अगस्त में, अगस्त के सितंबर में, सितंबर के अक्टूबर में, अक्टूबर के नवंबर में, नवंबर और नवंबर के पैसे होंगे हमें दिसंबर में रिसीव। जनवरी का जो 1 लाख, दिसंबर के पैसे हमें जन में मिलेंगे। फेब में हमें कौन सा पैसा मिलेगा? जनवरी का पैसा मिलेगा। और मार्च में हमें फरवरी का पैसा मिलेगा। तो ये मार्च का जो पैसा है वो मुझे कब मिलेगा? ये मुझे अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल 20, अब यहाँ पे लिखा नहीं ये बैलेंस शीट कौन से डेट की है, ओके। पर जो भी नेक्स्ट ईयर का अप्रैल होगा उसके अंदर मुझे ये 1 लाख रुपए मिलेगा। तो हम देखो, आप देखोगे तो हर साल का पेमेंट तो है ना उसके अगले महीने ही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मार्च में जो ये क्लोजिंग बैलेंस बचा जिसका पेमेंट हमने अप्रैल में किया वो कितने दिन का डिफरेंस है? 30 डेज का डिफरेंस है। डन। आई होप आप समझे होगे कैसे ये पोर्शन आया। तो हमारा सेल है 1 लाख रुपए पर मंथ का, क्योंकि हमारे ट्रेड रिसीवेबल है 30 दिन के, 30 दिन के हिसाब से 1 महीना होता है, इसलिए 1 लाख रुपए का हमारा 1 लाख रुपए का हमारा सेल है। तो सेल हमें मिल गया, इससे हम पूरे साल का सेल लेके आ सकते हैं। तो सेल्स, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी। प्रेजेंट पॉलिसी हमारी कितनी है? प्रेजेंट पॉलिसी में हमारा सेल है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अगर इसको मुझे पूरे साल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 1 लाख इंटू 360 डेज डिवाइड बाई 30 डेज, या आप सीधा सीधा इंटू 12 कर सकते हो। 1 लाख इंटू 360 डिवाइड बाई 30, तो आपको मिल जाएगा 12 लाख का सेल पूरे साल में होता है। आगे क्या बोला है? प्रपोज पॉलिसी के लिए क्या बोला है? इंक्रीज होगा सेल 1/3 से, तो 12 लाख प्लस 12 लाख का 1/3, इतना हमारा इंक्रीज हो जाएगा सेल। तो हमारा सेल हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 12 लाख, 16 लाख का हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो हमारा ये ट्रेड करंट लाइबिलिटी दिया है ना, हम क्या अजम्पशन लेंगे यहाँ पे? जो हमारा करंट लाइबिलिटी है ना, ये हमारा ट्रेड पेएबल प्लस, मतलब कि हमारा सप्लायर प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये पूरे है 1,56,000 के। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा कंसिस्ट करता है ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स, या फिर बोल लो सप्लायर, प्लस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डन। अब ये टोटल है हमारा 1,56,000 का, और इसका पेमेंट कितने दिन में होता है? 60 डेज में। तो हमें पूरे साल का चाहिए, तो 360 डेज डिवाइड बाई 60 डेज, तो 1,56,000 इंटू 360 डेज डिवाइड बाई 60 डेज, तो हमें पूरे साल का सेल मिलेगा, अरे पूरे साल का वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा 9,36,000। अब 16 लाख के लिए कितना होगा? तो जब मेरा सेल 12 लाख है तब मेरा वेरिएबल कॉस्ट 9,36,000 हो रहा है। तो जब मेरा सेल 16 लाख होगा तो कितना होगा? 16 लाख इंटू 9,36,000, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 12 लाख, तो 16 लाख इंटू 16 इंटू 9,36,000 डिवाइड बाय 12 लाख, तो ये हमारा होगा 12,48,000 रुपए। ओके, तो मुझे प्रेजेंट सेल्स मिल गया और ये मिल गया, बट इसको हम दे देंगे वर्किंग नोट 1, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन के अंदर हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। अब हम फटाफट स्टेटमेंट बना लेते। अब पूरा सम इजी है। पर्टिकुलर, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी। सेल्स है हमारा 12 लाख और 16 लाख रुपए, और यहाँ पे हमारा 16 लाख रुपए, माइनस हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल, अरे हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो इस केस में 90,36,000, और सेकेंड केस में 12,48,000। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे बेड डेट माइनस बेड डेट। तो बेड डेट के लिए क्या बोला है? जो हमारा करंट है, करंट में हमारा बेड डेट का लॉस है 1.5%, 1.5%, एंड
सेकेंड वाले में हमारा बेड डेट कितना होता है 2%, तो इन एंड 2%, 12 लाख का 1.5% हमारा हो जाएगा 18,000 रुपये, और 16 लाख का 2% हमारा हो जाएगा 32,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमें बेड डेट मिल गया। अब नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट सिनारियो पे हम पहुंचते हैं। एक्चुअली इसको रिमूव कर डालो यूनिक क्वेश्चन में से, ये यूनिक क्वेश्चन के लायक नहीं रहा अब। ठीक है, मुझे पूरा सम याद आ गया, अब कुछ है नहीं पूरे सम में। समझने वाली चीज थी सिर्फ सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट इसमें कैसे आता है। ओके, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के लिए क्या है, 1% देते थे, बाद में हमने 2% देना चालू कर दिया, तो कैश डिस्काउंट 1% एंड 2%। बट ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। पहले केस में हम देते हैं कैश डिस्काउंट 1%, तो 1% हम किसका देंगे, 12 लाख का, 12 लाख का उसका 1% देते हैं। और ये अवेल कितने कस्टमर करते हैं, 50% कस्टमर इसको अवेल करते हैं। तो 12 लाख का 1% इंटू 50% अवेल करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6,000 कैश डिस्काउंट। सेकेंड केस में हमारा है 16 लाख का सेल, और तब हमारा कैश डिस्काउंट हो जाता है 2%, और 80% लोग इसको अवेल करते हैं, 2% इंटू 80%। तो ये हमारा हो जाएगा 25,600, 25,600 हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। बेड डेट आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया। ओके, एडमिन कोस्ट के रिलेटेड यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड का काम बाकी है। एक था हमें सेल ढूंढने के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए था, वो मिल गया, डन। बेड डेट का काम हो गया है, यहाँ पे इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया है, इसका भी काम हो गया है। ये पूरे के पूरे पॉइंट का काम तमाम हो गया है। यहाँ पे सिर्फ बोला है वेरिएबल कॉस्ट पे हमें गिनना है। यहाँ पे इसका और इसका काम हो चुका है, बस यहाँ पे ये 50% और 30% का काम बाकी है। तो अब हम सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कर डालेंगे। अरे, सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले आएंगे, उसके बाद उसमें से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेके आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 12 लाख माइनस 9,36,000 माइनस 80,000 माइनस 6,000, तो ये हमारा हो जाएगा टू, एक सेकेंड हो, एक्चुअली इसमें ऐसा है ना, मैं बैठा हूँ सबसे लास्ट वाले रूम में, एंड पूरे घर पे कोई है नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने है ना बेल बजाई हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2,40,000। ओके, 16 लाख माइनस 12,48,000 माइनस 32,000 माइनस 25,600, 29,440, 29,440। ओके, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो टैक्स हमारा कितना है, तो टैक्स हमारा है 30%। हाँ हाँ, ये रहा 30%, टैक्स एट द रेट 30%, 2,40,000 इंटू 30%, तो ये हमारा हो जाएगा 72,000, 29,4400 उसका 30% हमारा हो जाएगा, 29,4400 उसका 30% होगा हमारा 88,320। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिल जाएगा 206,206,080, और यहाँ पे मिल जाएगा 2,40,000 माइनस 30%, 1,68,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके लिए हम वर्किंग नोट नहीं बना रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको भी अब गिनते आता है। मैं यहाँ पे सिंगल ट्रांच में गिन लेता हूँ। 9,36,000 का वेरिएबल कॉस्ट है हमारा, 9,36,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है हमारा 30 दिन का, इंटू 30 डिवाइड बाई 360, और
फंड है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये रहा 50% हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 9,36,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 50%, तो ये है हमारा 11,700 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढते हैं तो ये आएगा हमारा, हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। आप जब पढ़ोगे ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15%, मतलब यहाँ पे बोला नहीं है ये पोस्ट टैक्स है, आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ऐसा कोई मौका मिले, कुछ नहीं बोला है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड क्या होगा, आफ्टर टैक्स। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा जाएगा आफ्टर टैक्स में, अरे बिफोर टैक्स, सॉरी। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम क्या मानेंगे, ऑलवेज हमारा होगा बिफोर टैक्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर से ढूंढते हैं, 9,36,000 था हमारा, इंटू 30 डेज डिवाइड बाई 360 इंटू परसेंटेज था हमारे 50 इंटू 50%। छोटी मोटी गलतियां ध्यान रखना, ऐसी गलती आप अपने एग्जाम के टाइम पे अवॉइड करनी हो तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हो गया 11,700 डन। सेकेंड केस में हमारा हो गया 12,48,000, 12,48,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360 इंटू 50%। तो ये हमारा हो जाएगा 12,48,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360। 20 हमारे कलेक्शन पीरियड है जो सब में दिए, और ये हमारा हो जाएगा 12,48,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360 इंटू 50%। ये हमारा हो जाएगा 10,340 रुपये, 10,340 रुपये डन। सॉरी 10,400, 340 नहीं, 10,400 हो रहे। ये हो रहा है 10,999.999, तो वो 0.9 को रिमूव करना है तो हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,400। तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट बेनिफिट, जो भी बोलना हो, वो हमारा हो जाएगा 2,40,000 माइनस 11,700, 22,83,000, 29,44,000 माइनस 10,400, 2,84,000। ओके, माइनस हम करेंगे टैक्स एट द रेट कितना था 30%, 22,83,000 इंटू 30%, तो ये हमारा हो जाएगा 6,84,900। तो हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,59,810 डन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2,84,000 इंटू 30%, तो ये हमारा आएगा 8,52,000, और हमारा टैक्स हो जाएगा आफ्टर टैक्स, वैल्यू हो जाएगा 1,98,800। आप एडवाइस क्या करोगे, proposed policy should be adopted since the net benefit is higher than current policy डन। और ये हमने एडवाइस भी दे दी, और इसी के ही साथ क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। वहां पे एडवाइस शुड कंपनी चेंज द स्टम्प, तो हमने एडवाइस देके बता दिया हाँ करनी चाहिए चेंज। क्वेश्चन 19 गिन लिया, 20 गिन लिया। क्वेश्चन 21 है which might increase the cost of fund expected to rise. Zomo Limited Plant introduces the payment penalties 5% outstanding. Okay, बहुत ही यूनिक और अच्छा सब मेरे को ये लग रहा है। ऑल ऑप्शन रिकमेंड वेदर द कंटिन्यू इन हाउस मैनेजमेंट डायनामिक डिस्काउंटिंग। ओके, ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्टरिंग के लिए ये यूनिक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए यूनिक नहीं है। एंड हमारे ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन गिन लिए, क्वेश्चन 25 फैक्टरिंग का है, तो ठीक है। हमने और टोटल अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच का एक ही सम था पूरे सम में, आपने देख लिया। बट आपको क्या करना है, चैप्टर 3 यूनिट 4, यहां से आपको है ना ये सारे इंक्रीमेंटल अप्रोच के सम आपको गिन लेने अगर हो तो। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 13 इजी है, होमवर्क में ले लो, मस्त सम है, ये हमने वहां पे देखा उसकी तरह ही है।
इंक्रीमेंटल अप्रोच का सम इसमें नहीं है, चलो छोड़ो ठीक है। इंक्रीमेंटल अप्रोच के 1-2 सम आप लोग गिन लेना, नहीं होगा तो मैं एक पीडीएफ बना के दे दूँगा कहीं पे भी, कहीं से भी उठा के, या तो मैं खुद बना के आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच के सम दे दूँगा, ओके? चैप्टर 3 में हमने अभी तक 2 ही सम निकाले यूनिक में, क्वेश्चन 25। तो इसी के ही साथ ये हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। हमने सारे टोटल अप्रोच के और सारे के सारे इंक्रीमेंटल अप्रोच के सारे सम लास्ट 2019 से जितने भी आए थे उतने सारे गिन लिए, ओके? ठीक है, 1-2 यूनिक सम भी हमने अब अलग कर लिए। अब हम एक यूनिक सम का सीरीज लाएँगे। अगर किसी को पूरा लेक्चर ना देखना हो तो यूनिक सम वाला पोर्शन सिर्फ देख ले, ओके? बट ये हमारा दिसंबर से स्टार्ट होगा। अब प्रमोशन का टाइम, मुझे प्रमोशन करने में ना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है कि बार-बार रोज़ आके अपना नाम बोलूँ और ये सब करूँ, और अभी तक सब्सक्राइबर हमारे 30 ही है जो बढ़े ही नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मुझे अब प्रमोशन करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग इस लेक्चर को जितने हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए। उन लोगों को बोलिए कि एक फ्री बैच है पूरा का पूरा, 31 दिसंबर के पहले-पहले हमारा खत्म करने का पूरा टारगेट है। इसलिए ये बैच को देखें, अनुभव करें, कैसा लगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 2 या 3 दिन में, अगले 2 या 3 दिन में हमारे खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए, जो भी आपके सीए इंटर के फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों ने अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया है और ग्रुप 2 पहले देना चाहते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनको ग्रुप 2 पहले देना होता है, ठीक है? ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, बाद में ही ग्रुप 2 देना चाहिए, ठीक है? अगर आपके कोई फाउंडेशन के फ्रेंड है जो सीए इंटर में आ चुके हैं, उनको बोलिए, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं। इस तरफ से गुड बाय, सी यू सून, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।